माधवपुर नाम के गांव में रामचंद्र अपनी पत्नी प्रमिला, दो बेटियां प्रिया और रीमा के साथ रहता था। दोनों बहनों के स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था। प्रिया स्वभाव से विनम्र और दयालु थी, तो रीमा स्वार्थी और लालची थी। प्रिया रीमा से छोटी थी। दोनों बहनें कॉलेज में पढ़ाई करती थी। रीमा का कॉलेज खत्म होते ही उसके माँ पिताजी ने उसकी शादी करने का फैसला लिया। एक दिन रीमा और प्रिया अपने माँ पापा के साथ बैठे हुए थे। रीमा, मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता देखा है। ये देखो उसका फोटो। पापा, लेकिन लड़का पढ़ा लिखा और अच्छे पैसे वाला तो है ना? मैं नहीं चाहती कि मेरी शादी किसी गरीब और अनपढ़ से हो। अरे बेटा, लड़का बहुत अच्छा है, पढ़ा लिखा है, बैंक में मैनेजर है, रहने के लिए बैंक का मकान भी है, उसके पास खुद की गाड़ी, सब कुछ है, बहुत अच्छा परिवार का है, उसे पैसों की कोई कमी नहीं। अगर ऐसा है तो ठीक है, आप रिश्ते की बात कर लीजिए। कुछ ही दिनों में रामचंद्र ने रीमा की धूम धड़ाके से शादी कर दी। रीमा बड़ी लड़की थी, तो रामचंद्र के घर में ये पहली ही शादी थी, तो उसने रीमा की शादी में कोई कसर नहीं छोड़ी। अपने हैसियत से ज्यादा शादी में खर्चा किया। इसी कारण अब उस पर बहुत सारा कर्जा हो चुका था। अब कुछ ही दिनों के बाद प्रिया भी शादी के लायक हो गई और रामचंद्र प्रिया के लिए अच्छे रिश्ते देखने लगा। एक दिन मैंने प्रिया के लिए एक रिश्ता देखा है। ये लोग रीमा के ससुराल जितने अमीर तो नहीं है, मगर शहर में छोटी सी कपड़ों की दुकान है और घर है। अपनी प्रिया वहाँ खुश तो रहेगी ना? उसे वहाँ कोई तकलीफ तो नहीं होगी ना? चाहता तो मैं भी था कि रीमा की तरह प्रिया को भी अच्छे पैसे वाले घर देखूं और धूमधाम से उसकी शादी करूं, लेकिन पैसों की समस्या खड़ी है। रीमा की शादी करते वक्त सिर्फ बड़ी और अच्छी शादी करनी है, यही सोचा था। ये नहीं सोचा कि प्रिया के लिए भी कुछ बचाना होगा। लेकिन फिर भी मैं कई पैसे वाले घर में रिश्ते की बात चलाई, लेकिन पैसों पर आकर गाड़ी रुक जाती है, रिश्ता नहीं हो पा रहा। कमरे के बाहर खड़ी प्रिया सारी बातें सुन रही थी। वो आगे आकर अपने माँ पिताजी से, आप बिल्कुल फिक्र मत करो पापा, मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। आपने जहाँ रिश्ता तय किया है वहाँ मैं खुश ही रहूंगी। आपने जो मेरे लिए रिश्ता ढूंढा है वो अच्छा ही होगा। मुझे तो बस आप दोनों का आशीर्वाद चाहिए। प्रिया की बातें सुनकर रामचंद्र के मन को शांति मिली। प्रिया की शादी बिल्कुल ही सीधे साधे तरीके से हो जाती है। प्रिया और रीमा एक ही शहर में रहते थे। प्रिया के घर में बीमार ससुर और उसके पति के अलावा कोई नहीं था। प्रिया ने आते ही घर की सारी जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले ली। ये देख उसके ससुर को बड़ी राहत मिली। प्रिया दिन भर घर का काम करती, साथ ही ससुर की सेवा भी करती थी। अब कुछ दिनों बाद वो दुकान पर अपने पति का हाथ बटाने के लिए भी जाने लगी थी। उधर रीमा की जिंदगी ऐशो आराम से गुजर रही थी। कभी किटी पार्टी, कभी घूमने जाना, बड़े बड़े मॉल्स में खरीदारी करना, इसी में उसका सारा समय बीतता था। एक दिन प्रिया दुकान पर थी, तभी एक गाड़ी दुकान के सामने आकर रुकती है और गाड़ी में से रीमा और उसके पति बाहर आते हैं। रीमा के हाथ में मिठाई का डिब्बा था। दोनों दुकान में गए और प्रिया के हाथ में मिठाई का डिब्बा देते हुए, तेरे जीजाजी ने आज ही एक नया बड़ा घर खरीदा है, अब हम उसी मकान में रहने जाने वाले हैं। पूरे 80 लाख का मकान है। मैंने सोचा ये खुशखबरी तुम्हें भी दे दूं। ये तो बहुत अच्छी बात है रीमा दीदी। दरअसल रीमा ने प्रिया को जलाने के लिए ये सारी बातें कही थी। भोली भाली प्रिया इस बात को समझ ही नहीं पाई, लेकिन प्रिया का पति अमर इस बात को समझ चुका था। रीमा और उसके पति जाने के बाद अमर प्रिया से, प्रिया, तुम्हारी बहन यहाँ तुम्हें खुशखबरी बताने नहीं आई थी, बल्कि हमें जलाने और हमारी गरीबी का मजाक उड़ाने यहाँ आई थी, क्योंकि वो जानती है कि हम इतने महंगा घर नहीं खरीद सकते, हमारी इतनी हैसियत नहीं, इसलिए हमें जलाना चाहती थी वो। नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो अपनी खुशी बांटने के लिए आई थी, वो भला हमें क्यों जलाएगी? यही बात है प्रिया, तुम नहीं समझोगी। उसे मालूम है ना, तुम्हारा पति एक मामूली दुकानदार है, एक छोटे से कपड़ों का दुकानदार, बड़ा घर कैसे खरीदेगा? उसका पति तो बैंक मैनेजर है, उसे क्या पैसों की कमी, ऊपर से पहले से ही बाप की कमाई भी ज्यादा थी। किसने कहा ये आपको कि आप बड़ा घर नहीं खरीद सकते? आप जरूर नया बड़ा घर खरीद सकते हैं, एक नहीं दो खरीदेंगे। रीमा का पति तो बैंक में काम करता है, एक प्रकार से वो बैंक का नौकर ही हुआ ना, उसे बैंक के हिसाब से काम करना पड़ता है। मगर यहाँ तो आप ही अपने मालिक हो, साथ ही ये जो कुछ भी है आपने अपनी मेहनत से कमाया है। आप जैसे चाहो अपनी मर्जी से काम कर सकते हो, मन में ठान लो तो कुछ भी कर सकते हो। मैं हमेशा ही आपके साथ हूँ।
अमर प्रिया की बातें सुनकर उससे प्रेरित हो जाता है और जी जान लगाकर काम शुरू करता है। प्रिया भी काम में उसकी मदद करने लगी। वो हर रोज सुबह 7 बजे दुकान खोलता और देर रात 10 बजे तक काम करता रहता था। प्रिया दोपहर के समय में अमर का हाथ बटाने दुकान पर आ जाती थी। अमर और प्रिया दोनों स्वभाव से कोमल थे। ग्राहकों से बड़ी ही विनम्रता से बातें करते थे, साथ ही अच्छी क्वालिटी के कपड़े रखते थे। इसका नतीजा ये होता था कि लोग बार बार उसकी दुकान पर कपड़े खरीदने के लिए आते थे। प्रिया, मुझे लगता है क्यों ना ग्राहकों को कम दाम में अच्छे और फैंसी कपड़े मिले। इसके लिए हमें दुकान का सामान मुंबई और दिल्ली से मंगवाना पड़ेगा। इससे ग्राहकों को अच्छे कपड़े भी मिल जाएंगे और दुकान का मुनाफा भी बढ़ जाएगा। जी बिल्कुल, आपको सब जगह पता है, हम ऐसा ही करेंगे। इस तरह धीरे धीरे कुछ ही सालों में अमर ने प्रिया के नाम पर बहुत बड़ा मॉल बनवाया। मॉल में नए नए फैंसी कपड़े रखे। सब लोगों को वहाँ के कपड़े बहुत पसंद आते थे। लोग मॉल में जाकर कपड़े खरीदने लगे। इसी तरह अमर और प्रिया की दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति हो रही थी। अब प्रिया ने अपने ससुर की देखभाल करने के लिए एक अच्छी नर्स भी रख दी थी, जो दिन रात उनकी सेवा करती थी, उनका ध्यान रखती थी। अमर ने प्रिया के नाम से शहर में भी बहुत सारे मॉल शुरू कर दिए थे। अमर और प्रिया की गिनती अब शहर के जाने माने और अमीर हस्तियों में होने लगी थी। प्रिया के ससुर जी की तबीयत भी अब अच्छी होने लगी थी। वो हमेशा प्रिया के बारे में, मेरी बहू तो साक्षात लक्ष्मी का ही रूप है। उसका हमारे घर में प्रवेश क्या हुआ, उसने हमारे घर को क्या से क्या बना दिया। वो चाहे तो मिट्टी को सोना भी बना सकती है। एक दिन अमर प्रिया को शहर की सबसे बड़ी हवेली लेकर जाता है। तब प्रिया, अरे ये किसका घर है? आप मुझे कहाँ लेकर आए हैं? और ये कितना सुंदर घर है, बिल्कुल सपने में होता है वैसे ही है, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है। अरे ये हमारा ही घर है। मैंने तुम्हारे लिए नया घर खरीदा है। तुम्हें पसंद तो आया ना? लेकिन हमने तो अभी अभी बड़ा घर खरीदा है, वो भी तो कितना सुंदर है। और फिर से ये मकान। ये सब तुम्हारे विश्वास के वजह से ही हो रहा है। तुमने कहा था ना, हमारा एक नहीं बल्कि 2-2 बड़े मकान होंगे। तुम्हारी बात सच हो गई। प्रिया खिलखिलाकर हंसने लगी। चलो अब इसी खुशी में तुम्हारे बहन के घर मिठाई दे आए। दोनों गाड़ी में बैठकर मिठाई लेकर रीमा के घर पहुँचे। कार से उतरकर दोनों रीमा के घर में पहुँचते हैं। अंदर रीमा और उसके पति की लड़ाई चल रही थी। इस लड़ाई की धुन में उन्हें पता ही नहीं चला कि कब प्रिया और अमर वहां आ गए। अरे जरूरत ही क्या थी बैंक में फ्रॉड करने की? तुम्हारे फ्रॉड के चक्कर में घर की सारी जमा पूंजी चली गई है। अब घर भी गिरवी है, ऊपर से बैंक ने तुम्हें नौकरी से भी निकाल दिया है। अब ये घर, गाड़ी, सब कुछ चला जाएगा। तुम्हारे एक गलत कदम ने सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। मैंने क्या अपने खुद के लिए बैंक में फ्रॉड किया है? तुम्हें ही शौक चढ़ा था ना पार्टियां करने का, शॉपिंग करने का, नए मकान कार खरीदने का। अब भुगतो। देखो जी, ताने मत मारा करो। कोई और लड़की होती तो घर से मायके निकल जाती। तो निकल जाओ, तुम्हें रोका किसने है? तुम जानते हो ना, मेरे मायके की हालत कुछ अच्छे नहीं है। मैं कहीं नहीं जा सकती, इसीलिए आप शेर बन रहे हो। वो दोनों झगड़ ही रहे थे कि उनकी नजर प्रिया और अमर पर पड़ती है। तभी रीमा प्रिया से लिपट कर रो पड़ती है। अरे आप लोग कब आए? आपने आवाज नहीं लगाई? जब आप दोनों में बहस हो रही थी हम तभी आए। हम दोनों ने आपकी सारी बातें सुन ली है। प्रिया, आप दोनों को तो सारी बातें पता चल चुकी है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैंने सुना है आप नया कपड़ों का मॉल शुरू करवा रहे हो। अगर वहाँ का मैनेजर आप मुझे बनाओगे तो हम पर बड़ी कृपा होगी। हमारे घर के हालात तो आप देख ही रहे हो, आपसे कुछ छुपा नहीं है। अमर और प्रिया ने एक दूसरे से बातें कर रीमा के पति को हाँ बोल दिया। रीमा का घमंड चकनाचूर हो चुका था। एक समय था जब रीमा और उसका पति अपनी अमीरी का घमंड दिखा रहे थे। आज वो ही प्रिया और अमर को लाचार होकर नौकरी मांग रहे थे। उसे समझ आ चुका था कि पैसों पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। अब प्रिया ने अपने पिताजी का कर्जा भी चुकता कर दिया था। साथ ही अमर गरीबों के लिए अपनी पत्नी के जन्मदिन पर कपड़े, ठंड के लिए शॉल दान किया करता था। वो दोनों मिलकर गरीबों की मदद भी किया करते थे। अब दोनों बहनें अपने अपने घर में हंसी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए। मेहनत से सारी दुनिया कमा सकते हैं। मेहनत के साथ ही इंसान को कभी घमंड नहीं आना चाहिए। घमंड कभी ना कभी चकनाचूर हो ही जाता है। कानपुर नाम के गांव में अनिल नाम का एक धनवान अपनी पत्नी करिश्मा और बेटी माया के साथ रहते थे। करिश्मा और उसकी बेटी माया को
अपने धनवान होने का बहुत ही घमंड था। उसके घर में कामिनी नाम की औरत काम किया करती थी। जब भी छुट्टी होती, रमा अपनी माँ के साथ माया के घर काम करने के लिए आती थी। माया और रमा एक ही स्कूल में पढ़ते थे। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। अब बारिश का मौसम खत्म होकर ठंड पड़ने लगी थी, तो एक दिन अनिल अपनी बेटी के लिए नए नए अलग अलग प्रकार के स्वेटर लेकर आता है और अपनी बेटी माया से, बेटी, तुमने जो स्वेटर सिलेक्ट करके रखे थे वो सब मैं लेकर आया हूँ। अब ठंड भी पड़ने लगी है, मेरी लाडली को स्कूल जाने के लिए अलग अलग स्वेटर भी तो चाहिए ना। तभी करिश्मा कमरे में आती है और अनिल, अरे सुनो करिश्मा, मैं माया के लिए नए स्वेटर लेकर आया हूँ, तो इसके जो पुराने स्वेटर है वो रमा को दे देना। कम से कम बेचारी ठंड में तो पहनेगी। ये क्या बकवास कर रहे हो आप? इतने अच्छे और महंगे स्वेटर रमा को दे दूं? अरे कोई जरूरत नहीं, अपनी माया ही पहनेगी। पागलों जैसी बातें मत करो। रमा माया की ही उम्र की है और मैं माया के लिए नए स्वेटर लाया हूँ ना। पुराने स्वेटर ऐसे ही रख दोगी तो वो छोटे हो जाएंगे, किसी के काम भी नहीं आएंगे। जिस बात की हमें जरूरत ना हो वो किसी को देने में हर्ज क्या है? ये बात मैं तुम्हें समझाते समझाते थक गया हूँ। अब जाओ चुपचाप जाकर माया के पुराने स्वेटर कामिनी को दे दो। अभी ठंड पड़ रही है, वो स्वेटर रमा के काम आएंगे। करिश्मा ने माया के स्वेटर लाकर कामिनी को दे दिए। कामिनी उसे अपने घर लेकर चली जाती है और घर जाते ही रमा के हाथ में स्वेटर दे देती है। रमा उसको देखती है तो वो बहुत खुश हो जाती है। अगले ही दिन रमा स्वेटर को पहनकर स्कूल में चली जाती है। जैसे ही रमा क्लासरूम में जाती है तो सभी बच्चे उसे देखकर हंसने लगते हैं। रमा को बड़ा अजीब लगता है। वो सबसे, आप सब मुझे देखकर ऐसे क्यों हंस रहे हो? मैंने कुछ अलग पहना है क्या? माया सबको चुप कराने का नाटक करते हुए, अरे अरे चुप करो सब लोग, रमा ने कुछ अलग तो नहीं पहना है। अरे ये तो मेरा पुराना स्वेटर है, पुराना। अगर आपके पास भी पुराने ठंड के कुछ कपड़े हो तो रमा को दे देना, रमा उसे खुशी खुशी पहन लेगी। माया के ऐसे कहते ही सभी जोर जोर से हंसने लगे। इस बात से रमा को बहुत दुख होता है। वो माया से, माया ऐसे क्यों बात कर रही हो? मैंने तुमसे या तुम्हारे बाबा से तो स्वेटर नहीं मांगे थे ना। ये तो तुम्हारी माँ ने ही मेरी माँ को दिया, और अगर मैं इसे पहनती हूँ तो कौन सी गलत बात है माया? जेब में पैसे तो नहीं है बेचारी के, और चली मुझे बातें सुनाने, हमारे कपड़ों पर पलने वाली। मेरी माँ ने दिया तो क्या तुम पहन ही लोगी? तुम्हें कुछ शर्म नाम की चीज है या नहीं? मेरे कपड़े मेरे अलावा कोई पहने ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और तुम्हें इतना ही स्वाभिमान है तो मेरा स्वेटर मुझे वापस कर दो। माया की सारी बातें सुनकर रमा बहुत दुखी हुई। उसी वक्त रमा ने माया को स्वेटर निकालकर उसके हाथ में रख दिया। माया ने सभी बच्चों के सामने उस स्वेटर को कैंची से काट दिया। ये सब देखकर रमा को बहुत बुरा लगा। वो घर चली जाती है। घर जाकर रमा सारी बातें अपनी माँ को बताती है। अब धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगी। एक दिन ठंड के कारण रमा कांपने लगी। ये देखकर कामिनी को दुख हुआ। वो अपने पति से, अजी देखो तो अपनी रमा ठंड से कैसे कांप रही है। अब कल ही बाजार में जाकर उसे नया स्वेटर लाइए। कामिनी, स्वेटर लाने के लिए कम से कम 500 रुपए चाहिए। हमारे पास अब कुछ भी पैसे नहीं बचे। महीने की आखिरी तारीख चल रही है। हम अपना घर ही जैसे तैसे चला रहे हैं। हमारी इतनी भी हैसियत नहीं कि हम एक नया स्वेटर ला सके। ये भगवान न जाने हमारी कैसी परीक्षा ले रहा है। रमा बेटी, कुछ दिन ठहर जाओ। मैं पैसे आते ही सबसे पहले तुम्हारे लिए एक नया स्वेटर खरीद लाऊंगा। तब तक तुम इस चादर से काम चला लो। नहीं पिताजी, कोई बात नहीं, मैं चादर ही लपेट लूंगी। दूसरे दिन सुबह कामिनी के साथ रमा माया के घर चली जाती है और वहाँ पर अपनी माँ की मदद कर रही थी। रमा ठंड के कारण बहुत कांप रही थी। उन्हें देख माया को बहुत हंसी आ रही थी। देखो तो माँ, ठंड से कैसे कांप रही है। अब आएगा असली मजा, इन्हें अब समझ आएगी इनकी औकात। हंसते हुए करिश्मा और माया वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद अनिल काम से घर लौटता है। घर आने के बाद अनिल की नजर रमा पर पड़ी और अनिल रमा से, रमा बिटिया, तुम्हें तो करिश्मा ने स्वेटर दिया था ना, तुमने वो क्यों नहीं पहना? कितनी ठंड है देखो, तुम्हें वो पहनना चाहिए बिटिया, नहीं तो तुम बीमार पड़ जाओगी। अनिल की बात सुनकर रमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगती है। तभी अनिल रमा से पूछता है, अरे रमा बिटिया, तुम रो क्यों रही हो? बताओ मुझे क्या हुआ है? माया ने जो रमा के साथ किया वो सारी बातें रमा अनिल को बता देती है। अब अनिल को इस बात का बहुत बुरा लगता है। वो मन ही मन, ये कभी नहीं सुधर सकते। एक दिन अनिल, करिश्मा
और माया अपने ड्राइवर के साथ जंगल में चले जाते हैं और अनिल ड्राइवर से, ड्राइवर, तुम हमें यहाँ छोड़कर चले जाओ। जब मैं फोन करूंगा तुम तभी आना। ड्राइवर कार लेकर वहां से चला जाता है। वो तीनों जंगल में पिकनिक मना रहे थे। पिकनिक मनाते मनाते शाम हो जाती है। वो तीनों ठंड से कांपने लगे थे। अनिल ड्राइवर को फोन लगा रहा था। अरे यार, मोबाइल को तो सिग्नल ही नहीं मिल पा रहा। अगर ड्राइवर को फोन नहीं लगा तो पूरी रात हमें यही बितानी पड़ेगी। क्या इस बुरी ठंड में रहना मुझसे नहीं होगा डैडी। मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रह सकती, उसमें ये मच्छर। तभी करिश्मा, ये ठंड, मच्छर, ये ड्राइवर को समझ नहीं आता क्या कि शाम हो रही है। अगर सांप ने फोन नहीं किया तो आ जाना चाहिए, कोई प्रॉब्लम हो सकती है। जाकर कहीं सोया पड़ा होगा। अब अनिल कुछ वहाँ की लकड़ियाँ जमा कर लेता है और अपने पास के लाइटर से आग जलाने की कोशिश करता है, लेकिन लकड़ियाँ ठंड के कारण जल ही नहीं पा रही थी। तो वो तीनों वही जमीन पर सो गए। ठंड के कारण कांप रहे थे, साथ ही मच्छर भी काट रहे थे। रात भर उनकी नींद ही नहीं हो पाई। दूसरे दिन सुबह जब ड्राइवर कार लेकर वहां आ जाता है, तभी करिश्मा, आइए साहब, कहाँ मर गए थे कल रात? तुम्हें ऐसे नहीं लगा कि हमें लाने के लिए आ जाना चाहिए? फोन नहीं आ रहा तो कुछ न कुछ प्रॉब्लम होगी, तो जाकर देखना चाहिए। उसे कुछ भी मत कहना। मैंने ही उसे सुबह आने के लिए कहा था। तुम लोगों को सबक सिखाने के लिए मैंने ऐसा किया। अब समझ में आया तुम्हें ठंड में ठिठुरना क्या होता है? और माया, तूने जो रमा के साथ किया, क्या वो सही था? दूसरों की लाचारी का मजाक उड़ाना अच्छा नहीं होता। तुम लोगों को मैंने कभी पैसों की कमी होने ही नहीं दी, इसलिए तुम कुछ नहीं जानते। क्या तुम्हें पता है गरीब लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है? कभी सोचा है उनके बारे में? अपने हालात अच्छे हैं इसलिए अमीरी का घमंड करना छोड़ दो और सबसे अच्छा बर्ताव करना सीखो। अब अनिल की बातें सुनकर दोनों में काफी बदलाव आया। उन दोनों को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। घर जाकर करिश्मा और माया ने कामिनी और रमा से माफी मांगी। तब से वो कामिनी और रमा के साथ अच्छे बर्ताव करने लगे, उनसे एक इंसान की तरह पेश आने लगे। माया ने रमा को अपना दूसरा वाला स्वेटर दे दिया और अब दोनों पक्के दोस्त बन गए थे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमारी अमीरी पर घमंड नहीं करना चाहिए। हमसे कम पैसे कमाने वालों की कदर करनी चाहिए और तो और उनकी मदद भी करनी चाहिए।